Okay, now we have to discuss about angular momentum conservation during mutual interaction. पहले म्यूचुअल इंटरेक्शन देख लेते हैं, देन आफ्टर देखेंगे कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है तो क्यों होता है। ये मैंने एक पार्टिकल लिया, ये एक और पार्टिकल लिया, ये m1 है, ये m2 है। यू नो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन दे अट्रैक्ट टुगेदर। यहाँ पर देखिए दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है, ये सब आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। मैं आपसे यहाँ पर ये कहने वाला हूँ कि कोई एक पॉइंट लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं। मैं एक एक करके सारे ही ले लेता हूँ। सपोज करिए पॉइंट ए मैंने लिया। अब आप इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क बताइए कितना होगा। नेट टॉर्क का मतलब समझ रहे हैं, m1 पे जो फोर्स लग रहा है इसका भी टॉर्क निकालिए, m2 पे जो लग रहा है इसका भी निकालिए और फिर दोनों को जोड़ दीजिए। तो टॉर्क कैसे निकलता है, जो ये फोर्स होता है इसका जो लाइन होता है, इसको लाइन ऑफ फोर्स बोलते हो आप, इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए और फिर पॉइंट ए जौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ पर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर m बोल सकते हैं और इस ए एम पर आप एक रॉड इमेजिन कर सकते हैं जो कि पॉइंट ए पर थोड़ी देर के लिए पाइवोटेड एज्यूम की जा सकती है। और अगर आप इस फोर्स को एक्चुअली एज्यूम करें कि ऐसे ही लग रहा है रॉड पे, तो क्या होगा इस रॉड के साथ, ये रॉड ऐसे घूम जाएगी, राइट। नाउ अगर हम यही बात इस वाले फोर्स के लिए करें तो क्या होगा, ये जो फोर्स है इस रॉड को पॉइंट ए के अबाउट इस प्रकार से रोटेट करेगा। ये टॉर्क अपोजिट है, ये तो क्लियर हो गया। इक्वल है या नहीं, फोर्स देख लीजिए, ये इक्वल है, जितना इधर है इतना इधर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लीजिए, यहाँ पर दोनों के लिए सेम है a2m। तो जो टॉर्क इसका आएगा वही टॉर्क इसका आएगा, अपोजिट है इसलिए नेट जीरो हो जाएगा। आप इसके लिए भी करके देख लो, इसके लिए देख लो, कहीं भी पॉइंट कंसीडर करो, व्हाट यू विल सी कि जो नेट टॉर्क है वो जीरो है। नेट टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या होता है, नेट टॉर्क जीरो होने का मतलब होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व होगा। कारण क्या है, कारण ये है कि जो टाउ होता है वो dl/dt या डेल्टा l/डेल्टा t होता है, जो अगर l कांस्टेंट होगा इन दैट केस जो टॉर्क होगा दैट विल बी जीरो। ड्यू टू दैट आई हैव सेड हियर कि यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ऐसा केवल दो पार्टिकल के बीच में अगर म्यूचुअल इंट्रैक्शन है तो नहीं, ऑलवेज होगा ऐसा। जैसे तीन पार्टिकल हों, यहाँ पर कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बट मैं जनरल रूल करके बता दिया हूँ, तो आप करके देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा दिखा भी दूँ कि तीन पार्टिकल हैं अगर मान लो, और यहाँ आपने m और m और m रखा हुआ है, तो इस पर अब यहाँ ड्यू टू b और यहाँ ड्यू टू c अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर हमें इसका और इसका दोनों का टॉर्क निकालना होगा, फिर ऐसे ही इसका और इसका दोनों का टॉर्क निकालना होगा, फिर इसका और इसका दोनों का ही टॉर्क निकालना होगा, फिर सबको जोड़ना होगा। तो भी अगर किया जाएगा तो वो जीरो आएगा। करके नहीं देखना, क्योंकि मैंने जनरलाइज कर दिया क्या कि अगर बात म्यूचुअल इंट्रैक्शन की हो रही, म्यूचुअल इंट्रैक्शन समझते हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पर जैसे दो पार्टिकल थे तो ये लोग आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे, इक्वल एंड अपोजिट वाला। ऐसे ही यहाँ पे तीन पार्टिकल हैं, चौथा कोई नहीं है, सारे लोग आपस में फोर्स लगा सकते हैं, इक्वल होगा, अपोजिट होगा, बाहर से कुछ नहीं होगा। तो म्यूचुअल इंट्रैक्शन के केस में ये पूरी स्टोरी वैलिड है। पार्टिकल चाहे कितने भी हो, दो या तीन, डज नॉट मैटर, नेट टॉर्क जीरो होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो जो अगर एंगुलर मोमेंटम कोई कहे बाद में निकालो, 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, या जब कोलिजन होगा तब निकालो, नहीं, आप इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करें। बिगिनिंग में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकाल लें और यही एंगुलर मोमेंटम फाइनल भी होगा। रीजन बीइंग साबित कर दिया गया है कि एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व होगा। अब आप देख लो, यहाँ पे इस क्वेश्चन पर बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये 1, 2 और 3 टोटल पार्टिकल हैं और ये स्टेशनरी नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि ए को वेलोसिटी दिया है AC के अलोंग लाइक दिस, ठीक है। तो एरो बना दीजिए, ये आपने अलोंग AC वेलोसिटी दिया, और ऐसे ही ये जो B है इसको BA के अलोंग वेलोसिटी दे दिया है लाइक दिस, और जो ये C है इसको CB के अलोंग वेलोसिटी दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल में सब में मोमेंटम है।
सब में काइनेटिक एनर्जी है और सब में एंगुलर मोमेंटम भी है। ऑल्दो एंगुलर मोमेंटम के लिए पॉइंट स्पेसिफाइड होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट के अबाउट। यहाँ पे कहा है कि उस पॉइंट के अबाउट जहाँ पर कोलिजन हुआ है। दरअसल यहाँ पर ऐसा नहीं कहा, यहाँ इन्होंने कहा है कि जब ये लोग कोलाइड करेंगे, जहाँ पे कोलाइड करेंगे उस जगह एंगुलर मोमेंटम बताइए। तो कोलिजन कहाँ करेंगे, पहले तो ये प्रश्न उठेगा ना। तो इसमें आप अगर नोटिस करो तो सब कुछ सिमेट्रिक है, यहाँ पर सबका वेलोसिटी स्पीड मतलब बराबर है, सारे मास इक्वल हैं। तो जो अगर आप निकालने बैठो m1 v1 प्लस m2 v2 इस वाले फार्मूले से निकालना नहीं है, सिमेट्री की वजह से आप डायरेक्ट बोल सकते हो। क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है दिस विल जनरेट जीरो, मतलब सेंटर ऑफ मास में कोई वेलोसिटी नहीं होगा। और म्यूचुअल इंट्रैक्शन की वजह से मैंने भी कहा एक्सटर्नल कोई फोर्स होता नहीं है, तो इसका मतलब ACM ये होता है एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय मास, वो भी ज़ीरो होगा। तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है ना इस सिस्टम का वो स्टेशनरी है, वो कांस्टेंट है शुरू में और बाद में। ये पार्टिकल मूव करते रहेंगे तो करते रहने दीजिए, सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। रीजन बीइंग वेलोसिटी नहीं है कोई सेंटर ऑफ मास में और एक्सेलरेशन भी नहीं है कोई सेंटर ऑफ मास में। तो सेंटर ऑफ मास अभी जहाँ है, कोलिजन कहाँ होगा, जब भी कोलिजन होगा तब भी सेंटर ऑफ मास वही होगा, इसका मतलब कोलिजन सेंटर ऑफ मास में ही होगा। तो सेंटर ऑफ मास तो बहुत आसान सी बात है, यहाँ पे कहीं होगा। और जब इस जगह पे सारे पार्टिकल पहुंचेंगे दैट टाइम एंगुलर मोमेंटम निकालना है। बट वी हैव प्रूवन हियर कि एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल बराबर होगा। तो हम इस जगह पे जब सारे मिल जाएंगे दैट टाइम एंगुलर मोमेंटम नहीं निकालेंगे, हम एंगुलर मोमेंटम अभी इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे और यही एंगुलर मोमेंटम आफ्टर ऑल एट द टाइम ऑफ कोलिजन भी होगा, बिकॉज नेट टॉर्क ये भी जीरो होता है ड्यूरिंग म्यूचुअल इंटरेक्शन। अब प्रश्न उठेगा इस सेंटर के अबाउट हम इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालें कैसे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक एक करके निकाल करके फिर जोड़ दीजिएगा। जैसे कि अगर हम अभी C का निकालें तो सेंटर ऑफ C के अबाउट इसका, मैंने इसको वो लिख देना चाहिए, सही रहेगा। इस पार्टिकल का आपको एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए इस तरह से एक लाइन बनानी पड़ेगी, इसको आप लाइन ऑफ मोशन कह सकते हैं। और जिस पॉइंट के अबाउट निकलना है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को m बोल दीजिए, वी नीड दैट डिस्टेंस। इसको निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा बड़ा कर लीजिए। यहाँ पर आप बोलोगे कि सर C से B तक जो है ना ये तो A के बराबर है गिवन है, तो हाफ ऑफ दैट यानी कि CM ये A/2 के बराबर हो जाएगा। नाउ वी कैन कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज OCM। इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये tan थीटा, ये एंगल आपका क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना पूरा, तो ये एंगल आपका 60 होगा, तो हाफ ऑफ दैट ये एंगल आपका जो होगा वो 30 होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में जब आप tan 30 अप्लाई करेंगे, करके देख लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ OA विल बी A/2√3। ये आपका जो है, ये जो आपका है बराबर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है √3 का एक्स्ट्रा फैक्टर है डिवाइड में, बिकॉज ऑफ tan 30 जो 1/√3 होता है। नाउ आप इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तरीका होता है कि जो लीनियर मोमेंटम है उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको मैं एंगुलर मोमेंटम की थोड़ी सी कहानी बता दूं, माइट भी आपको ना आती हो, कि जैसे कि मान लो ये एक क्या कहते हैं पाइवोटेड पॉइंट है और आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, या यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हो, या यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हो। आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये वाला फोर्स यहाँ पे उतना टर्निंग इफेक्ट जनरेट नहीं करेगा। फोर्स जितना दूर होगा टर्निंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा आएगा। मतलब कहने का ये कि ये जो मोमेंटम है ना, ये यहाँ इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि पॉइंट ऑफ पाइवट से कितना डिस्टेंस पे है। जो ग्रेटर द डिस्टेंस ग्रेटर विल बी दी मोमेंटम का इफेक्ट, यानी मोमेंटम का इफेक्ट कोई कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, MVR, राइट। आर परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं क्योंकि एंगल दिख ही रहा है 90 है। तो अब यहाँ पर हमें इसका जो रिक्वायर्ड होगा एंगुलर मोमेंटम के लिए ये वाली डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी, ये है आपका MV एंड ये आपका हो जाएगा R परपेंडिकुलर, ये हो गया MV, ठीक है। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इस पार्टिकल का जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी MV देन A/2√3। अब ऐसे ही आप सबका निकाल लीजिए या इमेजिन कर लीजिए, आफ्टर ऑल कहानी तो वही बनेगी ना, इधर पे कहानी ऐसी बनेगी और इधर पे कहानी ऐसी बनेगी। तो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक का निकाल लिए हो, मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दीजिए, कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाई 3।
तो ये आ गया एम वी, इसके बाद में ए, और ये कैंसिल हुआ तो √3 एंड डिवाइड बाई 2, दैट्स इट। देखिए आंसर कहाँ पर है, एम वी ए √3/2, एम वी ए √3/2, ये यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए एम वी ए √3/2। ये क्वेश्चन आसान ना समझिए, बिल्कुल भी मुश्किल है और उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। अगर पेपर इजी टू मॉडरेट कैटेगरी का है, बट मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड का है तब तो फिर ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जी एडवांस में इस तरह की वैरायटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।